आपने रिसेंटली ये वीडियो देखा होगा। ऐसे न जाने कितने वीडियो हैं जहां बिहार और बिहारी लोगों के लिए सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। बिहार जो कभी प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी था, आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। चाणक्य, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्तित्व बिहारी ही थे, लेकिन आज बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के कारण बिहार कभी ज्ञान, कभी शक्ति, कभी समृद्धि का केंद्र था, लेकिन आज ये गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के लिए चर्चा में रहता है। जहां सम्राट अशोक का साम्राज्य फला फूला और जहां से गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया, आज अपने निवासियों के खराब सिविक सेंस के लिए बदनाम हो रहा है। एक समय में सबसे टैलेंटेड विद्यार्थियों को देने वाला बिहार आज मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गया है। सवाल है क्यों? इतिहास ने ऐसे क्या जख्म दिए बिहार को जिससे आज भी इसका सीना दुखता है? ऐसा क्या हुआ बिहार में कि यह समृद्ध से शोषित राज्य बन गया? प्राचीन काल में दुनिया भर को आधुनिकता का पाठ पढ़ाने वाला आज इतना कैसे पिछड़ गया? देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाले बिहार को क्यों आज मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बिहार पिछड़ा है या इसे पिछड़ा बनाया गया है? दोस्तों, यह वीडियो उन सभी के लिए है जो बिहार और बिहारियों को भला बुरा कहते हैं, ये जाने बिना कि बिहार क्या था और बिहार क्या बन सकता है। स्वागत है आपका द फोर्थ डायमेंशन में। मेरा नाम है अमृत। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। क्या आपको पता है कि बिहार में ही था दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे? इसका नाम था वैशाली गणराज्य। यह लगभग 600 ईसा पूर्व एग्जिस्ट करता था। सोचिए, 600 ईसा पूर्व बिहार के लोगों की सोच कितनी मॉडर्न थी कि उस समय शासन करने का लोकतांत्रिक तरीका ढूंढ निकाला जब पूरी दुनिया में राजा बर्बरतापूर्ण राज किया करते थे। आज क्या हो गया बिहार के लोगों को कि जाति की राजनीति से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। दुनिया के लिए विमेन एम्पावरमेंट एक कंटेम्पररी मॉडर्न कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन बिहार के लिए यह नहीं था। क्यों? क्योंकि वैशाली में ही आम्रपाली जैसी विदुषी महिला भी हुई थी जिन्होंने समाज को नया दृष्टिकोण दिया। लेकिन आज बिहार में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। बिहार में ही था उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और यह था मगध साम्राज्य। हम बात कर रहे हैं लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व की, जब मगध का डंका पूरे आर्यावर्त में बजता था। यह वही मगध था जहां बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने शासन किया। यह वही भूमि थी जहां से मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने पहली बार भारत को एकजुट किया, एक धागे में बांधने की कोशिश की। मगध शक्ति और सत्ता का केंद्र था, लेकिन आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मगध सिर्फ शक्ति और सत्ता का केंद्र था, यह शिक्षा और ज्ञान का केंद्र भी था। आज जिस कंप्यूटर पर पूरी दुनिया चलती है वो नहीं चलती अगर शून्य की खोज नहीं होती, और शून्य की खोज नहीं होती अगर आर्यभट्ट ना होते। ये महान गणितज्ञ भी इसी धरती से निकले जिन्होंने शून्य की खोज की और खगोल शास्त्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन नहीं जानता? 5वीं शताब्दी में यह विश्वविद्यालय बना। यह कितना मॉडर्न था पता है आपको? यह इतना मॉडर्न था कि दुनिया की पहली आवासीय विश्वविद्यालय प्रणाली यानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी सिस्टम यहीं डेवलप हुई। यानी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दूर देश से विद्यार्थी यहां आते थे, रहते थे और शिक्षा प्राप्त करके अपने देश वापस लौटते थे।
उस समय नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक रहा करते थे। यहां तक कि नालंदा में चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और फारस से भी छात्र पढ़ने आते थे। चीन से आए यात्री ह्वेनसांग ने भी लिखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। इसी धरती पर 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया। यहां तंत्र विद्या, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र का गहन अध्ययन होता था। लेकिन आज बिहार में अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है। यहां के युवा दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बिहार ने बहुत से महान व्यक्तित्व भी भारत को दिए हैं। इसी धरती पर भारत का सबसे महान सम्राट अस्तित्व में आया। ये थे सम्राट अशोक। यह दुनिया के पहले राजा थे जिन्होंने युद्ध के बजाय अहिंसा को अपनाया और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। यही वो जगह थी जहां चाणक्य पैदा हुए। चाणक्य महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार, जिन्होंने घनानंद के अपमान से आहत होकर चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। इसी धरती से निकले थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। वीर कुंवर सिंह नाम आपने सुना होगा। ये स्वतंत्रता संग्राम के समय लगभग 80 साल के थे, लेकिन इनकी बूढ़ी हड्डियों में वो आग थी जिसने अंग्रेजों को भस्म करने की पटकथा में जबरदस्त भूमिका निभाई। महात्मा गांधी को कैसे भूल सकते हैं। इसी धरती से गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया और यह था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। यहीं से आधुनिक युग में आजादी के एक नए युद्ध का शंखनाद हुआ। यही वो जगह थी जिसने देश को भारत का पहला राष्ट्रपति दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इसी क्रांतिकारी भूमि से आजाद भारत की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई और यह थी संपूर्ण क्रांति। जेपी जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की, जिसने भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। ये वही जेपी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता को चैलेंज किया। लेकिन आज बिहार बन गया है एक मजदूर फैक्ट्री। अब सवाल यह आता है कि जब बिहार इतना महान था तो आज इसकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? कौन था जिम्मेदार? बिहार की आज की बदहाली को समझने के लिए बिहार के कल को समझना होगा। बिहार जो कभी भारत का शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र था, मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश शासन तक लगातार लूटा गया। यही भूमि मौर्य, गुप्त और पाल साम्राज्य का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन बाद के शासकों, विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक नीतियों ने इसे कमजोर कर दिया। 12वीं शताब्दी तक बिहार एक प्रमुख बौद्ध और हिंदू शिक्षा केंद्र से शोषण का शिकार प्रदेश बन गया। मध्यकाल में यानी 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक में तुर्क, अफगान और मुगलों द्वारा यह शोषित हुआ। महमूद गजनवी ने बिहार के कई मंदिरों और शिक्षा केंद्रों को लूटा। फिर 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने बख्तियार खिलजी को भेजकर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करवा दिया, जिससे हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। फिर दिल्ली सल्तनत के दौर में यानी 1206 के बाद बिहार एक टैक्स पेइंग स्टेट बन गया, जिससे यहां का धन दिल्ली भेजा जाने लगा। किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाया गया, जिससे कृषि और व्यापार प्रभावित हुए। हालांकि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल किया, जिससे थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन औरंगजेब के समय भेदभावपूर्ण टैक्स और युद्धों ने बिहार की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। 17वीं शताब्दी में बंगाल का नवाब बिहार से भारी मात्रा में टैक्स वसूलता था, जिससे स्थानीय किसान और व्यापारी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। नवाबों के लूट का दौर खत्म हुआ तो नए लुटेरे आ गए, और ये लुटेरे थे अंग्रेज, जिन्होंने बिहार की अर्थव्यवस्था का विनाश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण कर लिया था। यह भारत का सबसे समृद्ध इलाका था और यहां से भारी मात्रा में टैक्स की उगाही हुआ करती थी। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और यही बना असली शोषण की जड़, जिसने बिहार को हर तरीके से उधेड़ कर रख दिया। क्या था स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने का एक समझौता था। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। यह 1793 में लागू हुई थी। बिहार, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त के तहत आया, और इस नीति के तहत जमींदारों को टैक्स भरने की स्थायी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन यह टैक्स इतना ज्यादा होता था कि किसान और जमींदार दोनों आर्थिक संकट में आ गए।
अब इस सिस्टम में दिक्कत यह थी कि जमींदारों को टैक्स वसूली की पूरी छूट थी, जिससे किसानों से अधिक टैक्स वसूला जाने लगा, जिससे यहां के किसान हमेशा कर्ज और गरीबी में फंसे रहे। एक तरफ किसानों का शोषण तो हो ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कृषि में कोई सुधार भी नहीं हो रहा था। न सिंचाई में हुआ, न तकनीक में। सुधार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित टैक्स चुकाना था। इसलिए इन जमींदारों ने कृषि में निवेश करने के बजाय किसानों से अधिक टैक्स वसूलने पर ध्यान दिया। यह नीति इतनी खराब थी कि इसने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी और आने वाली उनकी पीढ़ियां भी बर्बाद कर दी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे यहां गरीबी और भुखमरी बढ़ी, आत्महत्याएं बढ़ी। इसीलिए विद्रोह भी हुआ और विद्रोह में भी बिहारियों का योगदान किसी से भी कम नहीं था। फिर 1857 का विद्रोह और दमन का सिलसिला शुरू हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह ने शाहाबाद में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने बिहार में कठोर दमन किया। हजारों किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई। इसके बाद रही सही कसर नील की खेती ने पूरी कर दी। लगभग इसी समय ब्रिटिशों ने किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर किया, जिससे खाद्य उत्पादन कम हो गया और अकाल का खतरा मंडराने लगा। और यह महाखतरा भी जल्द ही आया। बिहार में 1873-74 और 1896-97 में भारी अकाल पड़ा। लोग मर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहां रेलवे का असंतुलित विकास भी देखा गया। ब्रिटिशर्स ने बिहार से सिर्फ कच्चा माल निकालने के लिए रेलवे का उपयोग किया और इस कदम से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा नहीं मिला। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार सिर्फ एक आर्थिक आपूर्ति केंद्र बन गया, लेकिन कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन की रक्त चूसक आर्थिक नीतियों की वजह से स्थानीय उद्योग बर्बाद हो गए। जैसे ब्रिटिश कपड़ा मिलों के सस्ते कपड़ों की आवक के कारण भागलपुर सिल्क और पटना के हथकरघा उद्योग नष्ट हो गए और यहीं से शुरू हुआ भुखमरी और पलायन का युग। और इस युग ने 19वीं शताब्दी के अंत तक लाखों बिहारी मजदूरों को मॉरिशस, ट्रिनिडैड, फिजी और दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूर बना दिया। बिहार में 1950 से 70 के दशक में कई बड़े उद्योग जैसे कि श्रीराम फर्टिलाइजर, बरौनी रिफाइनरी, भागलपुर सिल्क स्थापित हुए थे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार में लगातार सरकारें बदलती रहीं और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो गई। 1970 के बाद राजनीति जातिगत आधार पर होने लगी, जिससे कुछ लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन इसकी कीमत पूरे बिहार को चुकानी पड़ी। इसके बाद का दौर बिहार में जंगल राज के रूप में जाना जाता है। इस दौरान अपराध दर बहुत ज्यादा थी। 1990 के दशक में बिहार में गुंडा राज आया और बाहुबली और माफियाओं का प्रभाव बढ़ गया। आए दिन हत्याएं, किडनैपिंग, रेप की खबरें छपती रहीं, लेकिन प्रशासन धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठा हुआ था। ये वो दौर था जब राजनीति और अपराध का नेक्सस बन गया था और आम जनता इनका शिकार। जातिगत राजनीति के कारण पूरा बिहार पंगु बन गया। इससे जन्म हुआ राजनीतिक अस्थिरता का और इससे पैदा हुआ प्रशासनिक भ्रष्टाचार। बिहार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। सत्ता के लालच, गद्दी के मोह के चलते सरकारों ने बिजली पर ध्यान दिया, न सड़क पर, न ही बिहारियों पर। बुनियादी ढांचे की जबरदस्त कमी पैदा हो गई और निवेशकों ने बिहार को छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का रुख किया। 90 के दशक में उदारीकरण का फायदा भी बिहार को नहीं मिल सका। इन सब कारणों से 1990 के बाद अधिकांश उद्योग बंद हो गए या दूसरे राज्यों में चले गए। 2005 के बाद कुछ प्रशासनिक सुधार देखे गए, लेकिन औद्योगिक विकास नहीं हो सका। अब हालात ये हैं कि बिहार में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का सिर्फ 1% योगदान है, जबकि उसकी जनसंख्या 10% से अधिक है। आजादी के बाद कुछ दशक तक बिहार में सरकारी स्कूल और कॉलेज ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन जातिगत राजनीति के हावी होने के बाद यह स्थिति बिगड़ गई। 1980 के बाद शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार बढ़ा, स्कूलों की गुणवत्ता गिरी। अब स्थिति यह है कि बिहार में सरकारी स्कूलों में काफी हद तक क्वालिटी शिक्षकों की भारी कमी है। आपने अक्सर सोशल मीडिया में बिहार के टीचरों की बदहाली का मखौल उड़ाते हुए वीडियो देखे होंगे। हंसी तो आती होगी, लेकिन दोस्तों यह डरावना सिचुएशन है। अगर ऐसे टीचर्स पढ़ाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स का भविष्य। 2023 में बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग 77% से काफी कम है। बिहार में तकनीकी शिक्षा की कमी है। बिहार में पर्याप्त इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसीलिए बिहार का युवा बाहर के राज्य में पढ़ने के लिए मजबूर है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमी है।
अधिकांश युवाओं के पास नौकरी पाने लायक स्किल सेट ही नहीं है। इसलिए बिहार में बेरोजगारी दर 10% से अधिक है और ये देश के औसत से ज्यादा है। बिहार में ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत पुअर है। आप विकास को नापने वाला कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए, बिहार की रैंक आपको नीचे ही मिलेगी। सामाजिक प्रगति सूचकांक हो, नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो, नीति आयोग का ही भारत इनोवेशन इंडेक्स हो, हेल्थ इंडेक्स हो, बिहार सब में पीछे है। बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 1/3 हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है और 52.5% हिस्सा बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है। सिर्फ 12.3% परिवारों में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बीमा है। सोचिए, 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चों का ठीक से विकास नहीं हुआ है, जो देश में सबसे अधिक है। 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में साक्षरता भी सबसे कम है। रिसेंट आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 66,828 रुपए सालाना है, जबकि उत्तर प्रदेश की 93,514 रुपए, छत्तीसगढ़ की 1,47,361 रुपए, झारखंड की 1,05,274 रुपए, ओडिशा की 1,63,101 रुपए और मध्य प्रदेश 1,42,565 रुपए। सोचिए बिहार की स्थिति। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय है वर्ष 2023-24 में लगभग 1,81,500 रुपए। देखिए, यहां हम सभी युवा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब खुद सोचिए, गरीबी एक्सट्रीम है, एजुकेशन है नहीं, स्किल सेट डेवलप नहीं है, बिहार में मौके हैं नहीं, खेती किसानी की जमीन कोसी हर साल लील जाती है। इन सब के बावजूद सरवाइव करना है तो बिहार की इन सभी समस्याओं से परेशान युवा क्या करेगा? उसके पास मजदूरी जैसे काम करने लायक ही ऑप्शन बचता है और इस मजदूरी के लिए भी बिहार के लाखों युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। बिहार के लगभग 50 लाख लोग प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अब यही विशाल मजबूर मजदूर वर्ग न चाहते हुए भी बिहार के सांस्कृतिक एम्बेसडर बन जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, मोरालिटी या सिविक सेंस या सभ्य दिखने या होने का गुण यूनिवर्सल नहीं होता। असल में ये एक प्रिविलेज है। अगर किसी इंसान का कंफर्ट, खाना, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी छीन ली जाएगी तो चेहरे से नकाब उतर जाते हैं और मोरालिटी या सभ्य बिहेवियर धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे इंसान के लिए सिर्फ मायने रखता है सर्वाइवल। अक्सर दूसरे राज्य के लोग बिहारी मजदूर वर्ग को देखकर बिहार को जज करते हैं, इनके सिविक सेंस पर हंसते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इनको ऐसा मजबूर बनाया गया है। इतिहास में बिहार भारत की ताकत था, लेकिन आज सबसे कमजोर राज्यों में से एक है। बिहार पिछड़ा नहीं है, उसे पिछड़ा बना दिया गया है। अब समय आ गया है इसे बदलने का, लेकिन क्या करना चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार को सबसे पहले उस एरिया को टारगेट करना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और यह है एग्रीकल्चर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लगभग 89% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और बिहार की 76% आबादी सीधे खेती पर निर्भर है। और एग्रीकल्चर अब भी बिहार में लोगों की आय का मुख्य स्रोत है और इसीलिए एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कई छोटे छोटे रिफॉर्म्स का सुपरसेट है। इसका सीधा सा मकसद है खेती टिकाऊ बने और प्रोडक्टिविटी बढ़े और फाइनली हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति मजबूत बने। अब ये कैसे अचीव किया जा सकता है? सबसे पहले लैंड रिफॉर्म करना होगा। लैंड रिफॉर्म्स यानी जमींदारी प्रथा को खत्म करना, भूमिहीन किसानों को जमीन देना और लैंड होल्डिंग की सीमा तय करना। आज भी बिहार में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता बहुत कम है। सोचिए, बिहार 1950 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने वाला पहला राज्य था, लेकिन इसके बाद जो सुधार होने थे वे हुए ही नहीं। बहरहाल, इसके बाद सिंचाई पर ध्यान देना होगा। कोसी और गंडक के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। याद कीजिए, सोन कनाल सिस्टम ने कैसे भोजपुर जिले का पूरा हुलिया बदल दिया। एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबिलिटी के लिए कोसी नदी भी एक बड़ा चैलेंज है, जो हर साल हजारों एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड को तबाह कर देती है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सुधार करना होगा, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना होगा। अच्छी क्वालिटी के बीज और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही कृषि मशीनरी और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना होगा। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस बात को समझिए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी किसी भी सोसाइटी में चाहे जिस भी वजह से कम रहेगी, वहां गरीबी तो रहेगी। अब सवाल यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फंड्स कहां से आएंगे? यहीं पर बैंक्स की भूमिका सामने आती है। किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना होगा और लोकल साहूकारों से बचना होगा और बैंक में भ्रष्टाचार से भी बचना होगा। यही कहलाते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिफॉर्म्स।
अब किसान जब फसल पैदा कर लेगा तो उसको बिचौलियों से बचाना और सही दाम पर बिकवाना एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा फसल की बीमा, फसल भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज भी देनी होगी और इन सब योजनाओं का सही इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए एक स्ट्रिक्ट, करप्शन फ्री गवर्नेंस का होना जरूरी है। देखिए, हरित क्रांति का फायदा भी पंजाब हरियाणा को ही मिला था, बिहार को नहीं। इसलिए अगर आने वाले 10-20 सालों में ये सुधार जमीनी स्तर पर दिखने लग जाएं, तो इसका फायदा सीधे बिहार की 75% से ज्यादा जनता को होगा और हमें एक बदलता बिहार देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बिहार की सूरत नहीं बदल सकता, हमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी करने होंगे। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे तो पाएंगे कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वे इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी से हमेशा पीछे रहती हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की जो ग्रोथ और जो विस्तार हुआ वह एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का नहीं हो सका। इसलिए बिहार के लिए बहुत जरूरी है कि यहां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लाया जाए। अभी बिहार में न के बराबर इंडस्ट्रीज हैं। सवाल यह है कि बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पा रही? सबसे पहला रीजन है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है। बिहार में बिजली की कमी एक बड़ी समस्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की एवरेज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी भारत के अन्य औद्योगिक राज्यों से बहुत कम है। इसके अलावा यहां इनएफिशिएंट रोड और रेल नेटवर्क है। देखिए, इंडस्ट्रीज को ग्रो होने के लिए हाईवेज और रेलवे हब्स का पर्याप्त डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बिहार में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। बिहार में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन का लेवल दूसरे राज्यों की तुलना में कमजोर है और जो थोड़े बहुत स्किल्ड हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटी तलाशने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात पलायन कर जाते हैं। और भी समस्याएं हैं, जैसे बिहार में उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण करना एक बड़ी चुनौती है। कानूनी बाधाओं और स्थानीय विरोधों के कारण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हमेशा धीमी रहती है। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिसी में अस्थिरता, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बिहार एक अनपॉपुलर डेस्टिनेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि बिहार पर गुंडा राज, जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है। नो डाउट पहले से सिचुएशन कुछ हद तक ठीक हुई है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को तो चिंता बनी रहती है। इन सभी वजहों से यहां इन्वेस्टमेंट की कमी है। हालांकि समय समय पर बिहार में इन्वेस्टर्स को खींचने के लिए प्रयास जरूर किए गए हैं, जैसे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी BIPP लागू की गई, स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़े इन्वेस्टर्स यहां जोखिम उठाना नहीं चाहते। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। देखिए, बिहार में खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी इंडस्ट्रीज लगाने में एक बड़ी बाधा है। बिहार का विभाजन होने के बाद से कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज क्षेत्र झारखंड चले गए, जिससे बिहार की इकोनॉमी को नो डाउट नुकसान हुआ। अब जबरन खनिज तो पैदा किया नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर है कि नॉन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस करें। जैसे बिहार में पटना और गया को IT और स्टार्टअप हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। बिहार कृषि उत्पादन में आगे है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग को यहां बढ़ावा दे सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मखाना। देश के 90% मखाना का उत्पादन कहां होता है? बिहार में। और हाल ही में केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड के गठन को मंजूरी भी दी गई। इसमें छोटे छोटे किसान अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर सकेंगे, साथ ही किसानों को मखाने का उचित दाम भी मिलेगा। सरकार के इस प्रयास से न सिर्फ किसान बल्कि मखाना प्रोसेसिंग कंपनीज को भी और बिहार को भी फायदा मिलेगा। ये फ्यूचर में एक $multi-billion इंडस्ट्री बन सकती है। इसके अलावा बिहार को टूरिज्म सेक्टर में काम करना होगा। ऐसे ही पिछले दशक में कुछ अनोखा इनोवेशन भारत के एक राज्य ने किया था। ये ऐड याद है आपको? MP अजब है,
सबसे गजब है। मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी से टूरिज्म सेक्टर में बहुत कमाल की ग्रोथ हासिल की है। ऐसा ही गुजरात ने किया। बिहार में भी बोधगया है, नालंदा है, वैशाली है, राजगीर अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। बिहार में एक बड़ी टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करने का बड़ा पोटेंशियल है। इसके अलावा बिहार को एक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल हब में बदला जा सकता है। भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिहार की जियोग्राफिकल लोकेशन इसे एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब बनाने में मदद कर सकती है। इन सब के अलावा पलायन रोकना है तो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के एरिया में बहुत काम करना होगा और राज्य में ही अधिक रोजगार के अवसर देने होंगे। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ानी होगी। युवाओं को डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा। भ्रष्टाचार को कम करना होगा। सरकारी नौकरियों और योजनाओं में पारदर्शिता लानी होगी। ऑनलाइन गवर्नेंस सिस्टम को अपनाना होगा। देखिए, बिहार में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सही नीतियों, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बिना यह संभव नहीं हो सकता और यह सारा विकास निर्भर करता है एक अच्छी सरकार पर। यहां वोटर्स का रोल बहुत अहम है। अगर अब भी बिहार की जनता जाति के आधार पर वोटिंग करना नहीं छोड़ती तो स्थिति बदलने वाली नहीं। दोस्तों, आपके हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? कमेंट करके बताइए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।